हेलो दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी अ वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे डिस्कशन का टॉपिक है श्री शरद चंद्र पवार जी के कुंडली के बारे में। तो शरद पवार जी पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा नाम है इनका, खास करके महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में। ये सबसे यंग चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। 38 साल के या जब थे तब इनको महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर चुना गया था। और राजनीति में इनको चाणक्य की पदवी प्राप्त है कि जब कभी भी डिसीजन लेने होते हैं पॉलिटिक्स में, ये कुछ इस प्रकार के डिसीजन लेते हैं कि जो एक पॉलिटिक्स में एक अलग ही मोड़ लेके आता है। तो इनको एक प्रकार से जो है पॉलिटिक्स का इनको काफ़ी ज्ञान है। ये चाणक्य इनको माना जाता है महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में। तो जानते हैं कि शरद पवार जी की कुंडली में कौन से योग है जिसकी वजह से ये इतने बड़े पॉलिटिशियन बने, और इनका नाम जो है काफ़ी बड़े स्तर पर लिया जाता है। शरद पवार जी का जन्म हुआ था 12 मई 1940 को, बारामती डिस्ट्रिक्ट जो कि महाराष्ट्र में है, सातारा जिले के पास में। तो बचपन से ही वो पॉलिटिक्स में मतलब काफ़ी इंटरेस्टेड रहते थे। और उन्होंने जो है एमएलए की सीट जो थी वो 26 साल के थे तब उन्होंने वो बारामती की सीट जीती थी। तभी से इनका एक्टिव पॉलिटिक्स में काफ़ी नाम हुआ। बाद में महाराष्ट्र की राजनीति में जो यशवंतराव चौहान थे, उसके बाद शंकर राव चौहान, तो इन्होंने अलग अलग जो चीफ मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के, तो इनको अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स रहते हैं जैसे कि होम मिनिस्टर, तो इस प्रकार के इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स जो चीफ मिनिस्टर थे इनके कार्यकाल में शरद पवार जी को मिले। और अपने अनुभवों से सीखते हुए ये पॉलिटिक्स में निरंतर आगे बढ़ते चले गए। बाद में इनको जो जब चीफ मिनिस्टर थे सेकंड टर्म में, जब मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, तो इनका नाम भी वहाँ पे कंट्रोवर्सी में आया था। और साथ ही साथ में अलग अलग टाइम के पॉलिटिक्स में एक प्रकार से इनका काफ़ी मतलब कंट्रोवर्सीज में भी इनका करियर रहा है। इनके ऊपर काफ़ी उंगलियां भी उठी है। करंटली ये जो बीसीसीआई के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उसके बाद में जो यूपीए की गवर्नमेंट थी उसमें एग्रीकल्चरल मिनिस्टर रह चुके हैं। अभी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के ये अध्यक्ष है। और बीच में हमने देखा था कि इन्होंने पार्टी के अध्यक्ष पद से जो है इस्तीफा देने का विचार किया था, बट वंस अगेन कुछ उलटफेर करने की इनका जो स्वभाव है, तो इन्होंने अपना जो इस्तीफा है वो पीछे ले लिया और एक अलग से अपनी नाम अपनी पहचान ये हमेशा पॉलिटिक्स में बनाते रहे हैं। तो इनकी कुंडली के में कैसे योग थे, आइए जानते हैं। तो ये है शरद पवार जी की कुंडली, जो समय 7 बजे का मॉर्निंग का लिया गया है 12 मई 1940 को। तो उस प्रकार से इनकी कुंडली कुछ इस प्रकार से बनती है। जन्म कुंडली में हम देखेंगे कि सूर्य बुध जो है बुधादित्य योग बनाकर लगन में ही बैठे हुए हैं। और इनका जो लगन है वो वृश्चिक लगन है। इसके पहले हमने देखा था कि वृश्चिक लगन, तुला लगन, कुंभ लगन और जो सिंह लगन होते हैं, तो इस पर इनके जो लगन के जातक होते हैं ये अपने करियर में काफ़ी ऊंचा पद प्राप्त करते हैं, करियर में नाम कमाते हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से अपने डिसीजन लेने में सक्षम होते हैं, और जिसके कारण एक समाज में अपना अलग ही स्थान ये लोग बना लेते हैं। तो इनको ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है और करियर में निरंतर ये आगे बढ़ते चले जाते हैं। वृश्चिक लगन, हालांकि नरेंद्र मोदी जी की कुंडली का विश्लेषण जब हमने किया था तो हमने देखा था कि उनके लगन में भी जो है मंगल मौजूद था, जो कि लगन का स्वामी था, और दूसरा चंद्रमा उसके साथ में था जो कि नीच भंग राजयोग का वहां पे निर्माण कर रहा था। तो वैसे ही कुछ पावरफुल कुंडली शरद पवार जी की भी है। हालांकि नरेंद्र मोदी जी की कुंडली से इनकी कुंडली पावरफुल देखी जा सकती है, जिसका विश्लेषण अभी हम करेंगे। तो एक प्रकार से समाज में अपना जो दायरा है वो सूर्य की जो बुध के साथ युति है, बुधादित्य योग यहाँ पे बना है, तो ये डिसीजन लेने में सक्षम होंगे। डिसीजन इनके जो है वो हमेशा अच्छे रहेंगे, अपने लिए, समाज के लिए, पार्टी के लिए, अपने लोगों के लिए। और जो एक प्रकार से हम कहेंगे कि सूर्य का लगन में होना ये काफ़ी ख्याति दिलाता है, क्योंकि वो अपने मित्र मंगल के राशि में वहाँ पे बैठा हुआ है। तो इनको ख्याति मिलती रहेगी, इनका समाज में नाम रहेगा, अपने लोगों के लिए अपना एक कर्म हमेशा ये करते रहेंगे, जिसकी वजह से इनका एक वर्ग होगा जो इनको मानने वाला होगा। और वहाँ पे बुध होने के वजह से
इनके लाइफ में धन की कभी कमी नहीं रहने वाली, क्योंकि बुध जो है वो आय स्थान का स्वामी भी है और वो लगन में जाके बैठा हुआ है। और साथ ही साथ बुध अष्टम भाव का स्वामी होने की वजह से यहाँ पे जब ये डिसीजन लेंगे, ये सडनली कुछ तो भी अलग डिसीजन ले लेंगे, क्योंकि 8th हाउस जो है वो सडन सडन चीजों का वो उसको हाउस माना जाता है। तो इस प्रकार से सडन डिसीजन लेना, सडन टर्न कर देना डिसीजन को, और उस टर्न के वजह से इनका जो फायदा है या इनके पार्टी का फायदा होना, इस प्रकार के योग यहाँ पे इनके देखे जा सकते हैं। तो डिसीजन को टर्न करने में ये हमेशा सक्षम रहेंगे, उलटफेर करने में हमेशा सक्षम रहेंगे, और जिसके वजह से इनको थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल भी इनको देखा जाएगा। तो इसी बुध को, जो 8th हाउस का स्वामी है, इनको इस प्रकार का स्वभाव यहाँ पे देखा जा सकता है। बुधादित्य योग होने से हमेशा ये जो है तेजस्वी निखरते हुए अपने करियर में और लोगों में अपनी प्रतिष्ठा बनाने में सक्षम रहेंगे, काफी मान भी इनका किया जाएगा। तो बुधादित्य योग कुंडली के लिए काफी अच्छा है। अब देखेंगे कि लगन का स्वामी मंगल जो है वो 12वें स्थान में चला गया है। अब मंगल का 12वें स्थान में जाना एक प्रकार से शारीरिक व्यय होना इसका संकेत होता है। साथ ही साथ में ऐसा इंसान मेहनती होता है, वो जो है अपने खर्चों को कंट्रोल करने के लिए काफी प्रयत्नशील रहता है, और कभी कभी जेल यात्रा या कंट्रोवर्सी भी इसकी वजह से संभव है। तो शरद पवार जी के कुंडली में हमने देखा कि वो कंट्रोवर्सी में उनका करियर हमेशा रहा है, कभी ना कभी इनके ऊपर उंगलियां भी उठती रही है, कभी धन के मामले में हो या कभी पॉलिटिक्स के मामले में हो, कभी डिसीजन के मामले में हो। तो इन सब का कारण जो है वो कहीं ना कहीं मंगल यहाँ पे जो 12वें स्थान में है वो देखा जा सकता है। हालांकि ऐसा जातक लोगों के लिए करते समय अपने विषय में नहीं सोचता, शारीरिक व्यय के विषय में नहीं सोचता, और निरंतर वो लोगों के लिए काम करने में हमेशा आगे रहता है, लेकिन उसको शारीरिक उसका व्यय होता रहता है। अब बात करेंगे शुक्र की। तो शुक्र जो है वो पत्नी के स्थान का स्वामी होकर यहाँ पे अपने ही राशि में विराजमान है, तुला राशि में, और वो भी मंगल के साथ है। तो मंगल शुक्र का योग हमने देखा है, यहाँ पे मंगल 21 डिग्री का जो भी काफी स्ट्रांग देखा जा रहा है, और शुक्र जो है वो 26 डिग्री का है। तो मंगल और शुक्र की यहाँ पे युति, एक स्ट्रांग युति बन रही है। शुक्र 12वें स्थान में काफी गेन कराता है, काफी वेल्थ गेन कराता है। ऐसे जातकों के जो है जब यंग एज में रहेंगे तो इनके जो है वो संबंध हो सकते हैं एक से ज्यादा स्त्रियों के साथ में। हालांकि जो रियलिटी है वो मतलब हम नहीं जानते, बट इस कुंडली के हिसाब से हम देख सकते हैं कि ऐसे जातक की जो संबंध रहेंगे वो स्त्रियों के साथ हमेशा वो कंफर्टेबल महसूस करता होगा, और उसका स्त्रियों के साथ व्यवहार भी अच्छा होगा। तो मंगल शुक्र की युति एक प्रकार से इंसान को एनर्जी देती है। मंगल शुक्र की युति एक स्ट्रांग पत्नी को भी डिनोट करती है, काफी मजबूत पत्नी होती है। तो इनकी पत्नी जो है प्रतिभादायी पाटिल, वो काफी इनको पॉलिटिक्स में जो है वो सजेशन देने वाली हमेशा रही है, इनके साथ में खड़ी रही है। तो ये मंगल शुक्र की युति के वजह से हम यहाँ पे कह सकते हैं। मंगल शुक्र की युति इंसान को जो है एक प्रकार से मतलब एक एनर्जी हम कह सकते हैं, या जो सेक्सुअल पावर होती है वो भी इंसान की वो बढ़ाने वाली होती है। तो यहाँ पे शुक्र जो है इनका काफी अच्छा रहेगा, काफी धन दौलत ऐश्वर्य सुख समृद्धि ये देने वाला शुक्र यहाँ पे हमको देखा जा सकता है। हालांकि ऐसा इंसान खर्चे भी काफी करता है, लेकिन उस खर्चों के वजह से उसकी आमदनी और बढ़ती है, और जो लग्जरियस जो है वो भोगने का स्वभाव उसका हमेशा होता है, और लग्जरीज प्राप्त भी उसको होती रहती है। तो शरद पवार जी के कुंडली कुंडली में देख सकते कि धन की कमी उनको कभी नहीं रहने वाली, धन का एक प्रचुर मात्रा में इनके हमें हमेशा धन का संचय हमेशा रहेगा। अब बात करेंगे कि राहु की। जब राहु एकादश भाव में अकेला बैठता है और वो भी मित्र की राशि में, तो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। राहु की महादशा ऐसे जातों के लिए काफी लाभदायक वो सिद्ध होती है। तो राहु की महादशा इनके लिए काफी अच्छी गई होगी। राहु की महादशा में इनका एक प्रकार से उन्नति होती है, वेल्थ गेन होते हैं, काफी जगह से धन का आगमन होता है, क्योंकि लाभ के स्थान में राहु जाके बैठा हुआ है। और ऐसा राहु एक्टिव पॉलिटिक्स में इंसान को एक अलग सोच वाला बनाता है, जिसके वजह से उसको लोग जो है उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये राहु ने इनको जो एक प्रकार से लोगों को सम्मोहित करने की, लोगों को अपने तरफ खींचने की एक प्रकार से शक्ति प्रदान की, और काफी लाभ भी इनको राहु ने कराए होंगे। तो राहु इस कुंडली के लिए अच्छा है। केतु पंचम भाव में होता है, तो केतु जो है संतान पक्ष से थोड़ी तकलीफ परेशानियां देता है। केतु यहाँ पे स्त्री राशि में है, गुरु की राशि है ये मीन,
तो यहाँ पे एक कन्या संतान जो इनको सुप्रिया सुले जी के रूप में इनको कन्या संतान प्राप्त है, तो एक कन्या संतान का योग यहाँ पे बन गया। गुरु जो है पंचम स्थान का स्वामी, वो 6th हाउस में जाके बैठा हुआ है। साथ ही साथ में गुरु द्वितीय स्थान का स्वामी भी है और 6th हाउस में अपने मित्र के राशि में बैठा हुआ है। चंद्र गुरु की युति यहाँ पे गज केसरी योग का निर्माण करती है, तो एक प्रकार से यहाँ पे एक राजयोग क्रिएट हो रहा है। हालांकि ये स्थान निगेटिव होने की वजह से इनको शारीरिक कष्ट, शारीरिक परेशानियां हमेशा इनको लाइफ में लगी रहेंगी। और शनि वहां पे नीच का होके बैठा हुआ है, लेकिन शनि का भी यहाँ पे नीच भंग हो रहा है क्योंकि वो गुरु के साथ में बैठा हुआ है। तो शनि एक प्रकार से यहाँ पे एक तो रेट्रोग्रेड भी है, और रेट्रोग्रेड होने के वजह से यहाँ पे शनि की मारकता थोड़ी सी और बढ़ जाती है। तो शनि की महादशा इनके लिए काफ़ी कष्टदायी सिद्ध होंगी, काफ़ी शत्रुओं को उसके वजह से परेशानियां इनके लाइफ में आएंगी, और कहीं ना कहीं यहाँ पे फैमिली भी इनकी इम्पैक्ट होती देखी जाएगी। तो संतान और फैमिली का इम्पैक्ट होना इस प्रकार से हम इस गुरु की वजह से देखा जा सकते हैं। और शनि जो है यहाँ पे जो है माता के स्वास्थ्य को खराब करने वाला होता है, और साथ ही साथ पराक्रम में कमी लाने वाला भी होता है। तो शनि यहाँ पे नीच का है यहाँ पे, जिसकी वजह से शनि की महादशा इनके लिए इतनी लाभप्रद सिद्ध नहीं होगी। गुरु हालांकि वहां पे होने की वजह से शनि में नकारात्मकता वो कम हो जाती है, और गुरु चंद्र का एक गज केसरी योग यहाँ पे बन रहा है, तो शत्रुओं से भी लाभ कराने वाला ये योग होता है। हालांकि शत्रुओं की भरमार रखता है, लेकिन उनको खत्म भी कर देता है, उनसे लाभ भी प्रदान करता है। तो इस प्रकार से चंद्र, शनि और गुरु की यहाँ पे युति फल देती हुई दिखती है। अब देखेंगे कि शनि के मंगल पर दृष्टि है और मंगल की शनि पर दृष्टि है। तो ऐसा जातक जो होगा वो रक्त संबंधी बीमारियां जो है उसको लाइफ में लगी रहेंगी। कोई लंबी चलने वाली बीमारी यहाँ पे लग सकती है जब शनि की महादशा या अंतर्दशा आएगी। तो हम देख रहे हैं कि शनि जो है वो कम्युनिकेशन के स्थान का स्वामी होकर जो है कंठ का स्थान का स्वामी होकर यहाँ पे नीच का होकर वहाँ पे 6th हाउस में बैठता है। और 6th हाउस जो रोग का स्थान होता है, जिसकी वजह से इनको कंठ या गले की कुछ ना कुछ बीमारी यहाँ पे इनको लगी रहेगी। तो हमको पता है कि यहाँ पे इनको एक माउथ का कैंसर है, तो ये कहीं ना कहीं शनि के दशांतर दशा में यहाँ पे इनको ये बीमारी शुरू हुई रहेगी। और यहाँ पे शनि जो लंबी बीमारी देते हैं 6th हाउस में बैठ के, तो ये लंबी चलने वाली बीमारी इनको दी गई रहेगी। अब बात करेंगे शनि की दृष्टि के बारे में। तो शनि की तीसरी दृष्टि 8th हाउस पर पड़ रही है, तो ये दृष्टि शुभ है शनि की। शनि जो है वो डिले का कारक होता है, तो इसकी वजह से शनि ने इनको जो है जो एक प्रकार से इनकी आयु लंबी कर दी। डेथ को डिले करना यानी कि आयु को लंबा करना, ये योग बना दिया। शनि की सप्तम दृष्टि यहाँ पे मंगल और शुक्र पे है, और उच्च दृष्टि है यहाँ पे, तो ये दृष्टि भी काफ़ी इनके लिए लाभप्रद सिद्ध होगी। फॉरेन लैंड से इनके कॉन्टैक्ट्स होंगे, फॉरेन लैंड में इनकी जायदाद भी होगी, जमीन जायदाद भी होगी, क्योंकि वो 12th हाउस पर उच्च दृष्टि जा रही है शनि की। और मंगल शुक्र के लिए भी यहाँ पे ये दृष्टि अच्छी मानी जा सकती है, क्योंकि शुक्र के जो मित्र है शनि, और अपने परिवार के स्थान पर अपने ही स्थान को जो है एक प्रकार से गुरु यहाँ पे देख रहा है। गुरु की नवम दृष्टि वहां पे पड़ रही है, और शनि की जो तीसरी दृष्टि अपने ही राशि पर पराक्रम भाव में पड़ रही है, वो भी अच्छी है, पराक्रम को बढ़ाने वाली है। तो गुरु की जो 3 दृष्टियां है, अभी हमने शनि की देखी, तो गुरु की पंचम दृष्टि हम देखेंगे तो करियर के भाव पर है, तो इनको सत्ता का सुख यहाँ पे भोगने को मिला, क्योंकि गुरु की दृष्टि जो है 10th हाउस पे है, जो कि सत्ता का स्थान इसको माना जाता है। साथ ही साथ गुरु की जो दृष्टि है वो सप्तम 12th हाउस पर पड़ेगी, तो मंगल शुक्र युति पे ये गुरु की दृष्टि बहुत पॉजिटिव मानी जा सकती है। और गुरु की जो नवम दृष्टि है वो परिवार के स्थान को, अपने ही स्थान को गुरु देखेंगे, तो यहाँ पे गुरु की दृष्टि काफी पॉजिटिव हो जाती है। धन के मामले में धन का आगमन कहीं ना कैसे होता रहता है, धन की उत्तरोत्तर वृद्धि कराने वाला गुरु है, क्योंकि अपने ही स्थान को वो देख रहा है। और परिवार से इंसान ऐसा जुड़ा रहता है हमेशा, क्योंकि वो अपने ही स्थान को, कुटुंब के स्थान को भी देख रहा है। तो गुरु की दृष्टि अच्छी है। शनि की जो है एक दृष्टि यहाँ पे थोड़ी सी खराब है, लेकिन 2 दृष्टियां जो है उच्च की और अपने स्थान को वो देख रहे हैं शनि, पराक्रम भाव को, तो यहाँ पे पराक्रम में वृद्धि करने वाली ही है। तो एक प्रकार से शनि यहाँ पे निगेटिव तो है, लेकिन गुरु के साथ होने की वजह से उसकी निगेटिविटी कम हो जाती है, और वो यहाँ पे पॉजिटिव फल देने में बाध्य होता है। अब बात करेंगे नवमांश कुंडली की। तो नवमांश कुंडली में भी हम देखेंगे कि सूर्य लगन में बैठा हुआ है, तो इनकी कुंडली में सूर्य बहुत पावरफुल है, दोनों ही मित्र राशि है सूर्यों की।
और जिसके कारण ये हमेशा सूर्य के समान चमकते रहेंगे। इनका स्वभाव थोड़ा सा गर्म रहेगा, इनको गुस्सा तो आएगा लेकिन ये सबूरी से काम लेने वाले होंगे। जिसका कारण ये एक भी है कि जो हम देख रहे हैं इनकी योनि है जो गज गज योनि है, और इनका जो पाया है वो स्वर्ण पाया है। तो स्वर्ण पाया में जन्म जो जातक रहेगा वो जन्म से ही वो धन कमाने की उसमें काफी अच्छी इच्छा होगी। वो कहीं ना कहीं उसके जन्म की वजह से पिता को धन का आगमन कहीं ना कहीं से होता रहेगा। अपने खुद के लाइफ में भी वो धन क्रिएट करता रहेगा, धन के स्रोत, और धन की उसे कभी कमी नहीं आती है जिसका पाया स्वर्ण होता है। साथ ही साथ में यूनि गज होने की वजह से ऐसा जातक अपनी धुन का पक्का होता है, हाथी के समान उसकी चाल होती है, वो अपने धुन में चलता जाता है, लेकिन अगर कोई उसको क्रॉस करता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। तो एक प्रकार से अपने धुन का पक्का, लेकिन किसी ने क्रॉस किया तो उसको छोड़ना भी नहीं। इस प्रकार की इनकी यहाँ पे पर्सनैलिटी देखी जा सकती है। अब नवमांश कुंडली में हम देखेंगे कि शनि यहाँ पे जो कि लगन में 6th हाउस में है जन्म कुंडली में, तो यहाँ पे नवमांश में भी वो 6th हाउस में है शत्रु राशि में। तो एक प्रकार से शनि इनके लिए थोड़ा कष्टदायी सिद्ध हो रहा है। गुरु हालांकि यहाँ पे अच्छा है, इनका नवमांश कुंडली में उच्च का है, पर्सनैलिटी के स्थान का स्वामी होकर पंचम भाव में उच्च का होना नवमांश में ये काफी अच्छा फल देने वाला होता है। इसलिए गुरु इनका काफी पॉजिटिव हो जाता है। ये इनकी बुद्धि काफी शार्प बुद्धि रहेगी, इनको नॉलेज बहुत अच्छा होगा, और शार्प बुद्धि होने की वजह से इनके डिसीजन लेने की जो क्षमता रहेगी वो भी काफी अच्छी रहेगी। तो हमने देखा है कि जब कभी भी क्रिटिकल डिसीजन होते हैं तो ये आगे चढ़ के डिसीजन लेते हैं और वो इनके लिए पॉजिटिव सिद्ध होते हैं। तो कुशाग्र बुद्धि होना और डिसीजन मेकिंग में काफी अच्छी सूझबूझ होना, तो ये एक प्रकार से इनका स्वभावतः गुण देखा जा सकता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि शरद पवार जी की कुंडली काफी पावरफुल है, और हो सकता है कि आगे जाके इनके लाइफ में कुछ अच्छे योग भी आए। तो इनकी दशा और महादशा के बारे में हम जानते हैं। तो इनकी दशा महादशा देखेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि शुक्र की महादशा में इनका जन्म हुआ था चौथे चरण में, जो कि काफी अच्छी रही होगी। बाद में सूर्य की महादशा हुई, तो बचपन से ही ये एक प्रकार से सूर्य की महादशा से प्रभावित रहे होंगे, और ये पॉलिटिक्स में या एक हम कह सकते हैं कि कुशाग्र बुद्धिमत्ता इनकी बचपन से रही होगी। उसके बाद चंद्र की महादशा चलती है जो कि थोड़ी सी निगेटिव होगी, क्योंकि चंद्र जो है वो 6th हाउस में बैठा हुआ है मंगल के राशि में। उसके बाद जब मंगल की महादशा चलेगी, क्योंकि मंगल जो है वो पॉलिटिशियन लोगों का काफी स्ट्रांग होता है, तो इनके कुंडली में भी मंगल जो है लगन का स्वामी है, जो कि काफी पॉजिटिव है। इस मंगल की महादशा में ये पॉलिटिक्स में आए, और पॉलिटिक्स में इन्होंने पहला चुनाव जीता था मंगल की महादशा में। तो वहीं से इन्होंने ख्याति अर्जित करना शुरू हुए थे, क्योंकि वृश्चिक लगन का स्वामी मंगल है, पर्सनैलिटी का स्वामी मंगल है, तो इनको अच्छे रिजल्ट देने वाला है। और उसके बाद में जो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट हम कह रहे हैं कि राहु की महादशा, तो राहु इनके कुंडली में जो है लाभ स्थान में मित्र राशि में बैठा हुआ है, जिसमें इनके करियर में 4 चांद इस राहु ने लगा दिए। तो 1983 आते आते हमने देखा कि अलग अलग पद इन्होंने भूषण किए थे। जब यशवंतराव चौहान या शंकर राव चौहान चीफ मिनिस्टर थे तो इनको काफी अच्छे बड़े बड़े पद इनको मिले थे, और उसी पीरियड में ये जो है महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर बनते हैं पहली बार शंकरराव चौहान जी के बाद में। और अपने करियर में एक प्रकार से इनके करियर में बहुत अच्छे जो परिणाम यहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं। उसके बाद गुरु की महादशा चली, तो गुरु भी इनके कुंडली में अच्छा है, मित्र राशि का बैठा हुआ है। हालांकि थोड़ी हेल्थ की परेशानियां इनको लगी रहेंगी ये पीरियड में, लेकिन फिर भी गुरु की महादशा इनके लाइफ में अच्छे फल देने वाली होगी। और यही पीरियड हमने देखा था कि ये चीफ मिनिस्टर दूसरे बार भी बनते हैं यही पीरियड में। लेकिन गुरु में फिर वहाँ पे जो है राहु शनि इनकी अंतर्दशा होगी, तो उस पीरियड में 1993 में ये कंट्रोवर्सी में फंसते हैं जब मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट होता है। लेकिन उससे भी ये बरी हो जाते हैं, क्योंकि गुरु जो है इनके कुंडली में अच्छा है। और उसके बाद में शनि जो है, शनि की महादशा इनकी 2018 तक हमने देखा चलती है, और उसी में इनकी जो है एक प्रकार से इमेज थोड़ी सी डेंट इनके इमेज पर पड़ता है, क्योंकि शनि नीच का 6th हाउस में रेट्रोगेड होके बैठा हुआ है। तो इनकी जो एक प्रकार से जो इनकी जो छवि बनी थी उसमें डेंट लगाने का काम इस शनि ने किया 1999 या 2000 से, और 2018 तक हमने देखा कि एक प्रकार से ये अलग अलग टाइम में प्रेसिडेंशियल या फिर प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के रेस में थे, लेकिन वो उनकी जो है निगेटिव पॉपुलैरिटी होने की वजह से और जनता का इसमें साथ ना मिलने से या लिमिटेड लोगों का इनको साथ रहने की वजह से इनकी पॉपुलैरिटी में भी डेंट लग गया, और जिसकी वजह से
इनको वो बड़े पद इनको नहीं मिल पाए जिसके लिए ये एक प्रकार से डिजर्विंग करते थे। तो इस शनि की महादशा में काफ़ी शनि की महादशा का प्रभाव इनके लाइफ में रहा है इस पीरियड में, जिसकी वजह से इनको तकलीफ और परेशानियों से गुजरना पड़ा है। शनि ने इनको लंबी बीमारी भी इस पीरियड में दी, जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस प्रकार से शनि की महादशा के परिणाम यहाँ पे दिखे होंगे। अब इनकी करंटली जो महादशा है वो बुध की महादशा है, जो अभी इनकी अच्छी है क्योंकि बुध जो है वो लगन में ही बैठा हुआ है। इनका करंट पीरियड जो है वो बुध और शुक्र में शुक्र का अंतर चल रहा है, तो ये पीरियड भी काफ़ी इनके लिए अच्छा सिद्ध होगा। हालांकि 2024 में जो है वो स्टेट इलेक्शन होंगे और से केंद्र में भी इलेक्शन होने वाले हैं अभी रिसेंटली, तो ऐसा देखा जा सकता है कि इनके पार्टी को अच्छे यहाँ पे फल मिलने की संभावना है और लोकसभा में भी इनका दबदबा बना रहेगा। हालांकि कोई बड़ी पोस्ट इनको ना मिले, लेकिन इनकी पार्टी जो है वो अच्छे तरीके से जीत सकती है और इसी पीरियड में अपने अध्यक्षता पद का ये त्याग कर सकते हैं और यहाँ पे सुप्रिया सुले जी को यहाँ पे कहीं ना कहीं चांसेस बनते हैं कि ये अपने पद को इनको ट्रांसफर कर दे। लेकिन फिर भी जो एक सुप्रीम अथॉरिटी है वो इनकी हमेशा रहेगी पार्टी में, और इनके लिए मतलब जब तक ये है तब तक इनके जो सजेशन लेने के लिए लोग इनके पास आते रहेंगे इनके पार्टी के, तो इनका दबदबा हमेशा रहेगा। हालांकि ये इन्होंने इस्तीफा भी दिया तो भी यही सर्वा पार्टी के रहेंगे। उसके बाद में बुध में सूर्य का अंतर आता है 2025 तक, ये पीरियड भी इनके लिए काफ़ी अच्छा है। तो इनकी यहाँ पे ख्याति बढ़ने वाली है इस पीरियड में, करियर में भी बढ़ने वाली है, पॉलिटिक्स में, एक्टिव पॉलिटिक्स में बढ़ने वाली है, और हो सकता है कि इनको सबसे ज़्यादा सीट अभी तक की सीट इनको इनके पार्टी को एनसीपी को मिल जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि एक प्रकार से सेंटर में जो भी पार्टी होगी उसके साथ इनका अलायंस बन जाए और ये कहीं ना कहीं 1 या 2 पद इनके लोकसभा में सेंटर में इनके मिनिस्टर ले ले, इस प्रकार के योग भी बन सकते हैं। तो ये पीरियड इनके लिए काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे योग लेके आने वाला है, धन की फिर आगमन करने वाला है, सूझबूझ देने वाला है, डिसीजन मेकिंग पावरफुल करने वाला है, और कहीं ना कहीं हेल्थ भी यहाँ पे इनके लिए अच्छे करने वाला ये योग यहाँ पे दिख रहा है। बुध की महादशा इनके लिए ओवरऑल अच्छा फल देने वाली सिद्ध होगी। तो करंटली हम देख रहे हैं कि बुध राहु शुक्र का भी यहाँ पे प्रत्यंतर दशा चल रही है 2023 जो अगस्त तक हम देख रहे हैं। तो इसमें उतार चढ़ाव तो बने रहेंगे, लेकिन फिर भी इनके लिए ये दशा बहुत पॉजिटिव रहने वाली है। उसके बाद में जब इनकी साढ़े साथी शुरू होगी, जो कि मेष राशि को 2025 में साढ़े साथी लगने जा रही है, स्टार्ट होने जा रही है, तो 2025 और उसके बाद में हो सकता है कि शनि इनके कुंडली में निगेटिव होने की वजह से कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव शनि लेके आए, कुछ ना कुछ बीमारियां यहाँ पे दे सकता है शनि साढ़े साथी में। तो साढ़े साथी में 2025 के बाद इनको काफी ध्यान देने की जरूरत है। तो ये थी शरद पवार जी की कुंडली। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करना ना भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। जय महाराष्ट्र, जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।